Water Utility Services is a parastatal company established with an aim for supply and distribution of water in Mumbai, as well as the supply of water to the various local authorities for distribution to villages and other small cities adjacent to Mumbai. तो जो वाटर यूटिलिटी सर्विसेज है ये कंपनी है जो कि जिसको एस्टेब्लिश किया गया है किस मकसद से कि जो मुंबई उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। फिर बेकार की चीज़ इधर लिखी हुई है, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट इंश्योर्स डैट water utilities services does not take advantage of its monopoly position in the regional area by increasing prices. The government controls majority of services through its water regulatory body, which determines an acceptable marginal level and ensures that the pricing of WUS within these areas does not break this level. The remaining work, that is a water bottle operation WBO, is not regulated by the government, and WUS charges a market rate for water supply in bottle. The regulator compute return on capital employed of WUS based on its valuation of the capital assets which are used in operation and the profit from those services. कह रहा है कि चूँकि जो WUS है उसको एस्टेब्लिश किया गया है मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मतलब यहाँ पे इस एरिया में इसकी है मोनोपोली, तो गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती है कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हाई प्राइजेस चार्ज किए जाएँ। इसलिए जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि जो WUS है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हाई प्राइजेस चार्ज ना करे। और जो WUS है इसका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है इसके साथ एक और वाटर बोतल का भी इसका ऑपरेशन है। ये वाटर बोतल ऑपरेशन एक गवर्नमेंट के रेगुलेशन में नहीं आता है, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है और इस कारण से जो वाटर बोतल ऑपरेशन है इसमें क्या करता है, ये मार्केट प्राइस ही चार्ज करता है लोगों से। Acceptable level of ROCE set by the regulator is 7%. If WUS breach this level, then the company would be penalized. WUS board is trying to improve the performance for the benefit of the shareholders. In order to communicate the objective of maximizing shareholders' wealth, the directors have decided to consider economic value added as a key performance indicator. अब तो गवर्नमेंट है उसने जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो डिवीज़न है उसके ऊपर ROCE सेट कर दिया कि आपको 7% से ज़्यादा नहीं कमाना है, इसमें आपको गरीबों से पैसा नहीं हटना है। ठीक है, अगर आपने 7% ज़्यादा कमाया तो हम आपको क्या करेंगे, पेनलाइज करेंगे। ठीक है, ये अलग बात होगी। फिर जो WUS का जो बोर्ड है वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहता है ताकि जो शेयर होल्डर है अल्टीमेटली उनकी जो वेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो जाए। और अपनी परफॉर्मेंस को नापने के लिए उन्होंने कंसिडर किया कि हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो उससे हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करेंगे, उससे हम अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे। तो रिक्वायर्ड क्या है, देखो, कंप्यूट EVA ऑफ WUS बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 के लिए हमें क्या निकालना है, EVA निकालना है WUS का। देखो, हमें पूरे WUS का निकालना है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर बोतल ऑपरेशन दोनों का नहीं निकालना, अलग अलग नहीं निकालना, बल्कि पूरे कंपनी का ही हमें ये EVA निकालना है। ठीक है, तो दो ऑपरेशन है इसके, एक तो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन, एक है वाटर बोतल ऑपरेशन। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन है उसके ऊपर किसकी रेगुलेशन है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि आप 7% से ज़्यादा ROI में नहीं कमा सकते हो। फिर ये टोटल कंपनी की दे रखा है, दोनों का रिवेन्यू, ये देखो रिवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस किया, आ गया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर फाइनेंस चार्जेस मतलब कि इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट लेस किया तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर टैक्स भी 30% का लेस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2018-19 की है और 2017, यानी 2017-18, 2017-18 और 2018-19 की है, करोड़ में दे रखी है। तो देखो ऑडिटेड अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इतनी है। अब देखो ऑडिट कब होती है, ईयर के एंड में ऑडिट होती है। तो अगर ये ऑडिटेड अकाउंट है मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्या है, क्लोजिंग है ना। और ये WUS की है कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल, जो कंपनी है उसकी है। और जो कंपनी का जो एक डिपार्टमेंट है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन, ये सिर्फ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन की कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये पूरे WUS की है कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या चाहिए होता है जब हम ईवीए का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा चाहिए होता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, बट ये तो क्लोजिंग दे रखा है। बट हम ईवीए कैलकुलेट कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं, हम ईवीए कैलकुलेट कर रहे हैं 2018-19 के। तो 2018-19 का जो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो क्या होगा, वो 2017-18 का क्लोजिंग होगा, क्योंकि 2017-18 का जो क्लोजिंग होगा वही तो 2018-19 का ओपनिंग होगा। यानी हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है वो इस वाले कॉलम में से लेना है, ठीक है। फिर नोट्स में हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है कि जो हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने माइनस किया है रिवेन्यू में से, जो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो माइनस करें, तो इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और अदर नॉन कैश आइटम्स है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम क्या मानते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। आगे देखो और क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, 166 करोड़ का है 2018-19 का। तो ये जो डेप्रिसिएशन है कौन सा, ये है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 118 करोड़ का, और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है 166 करोड़ का। और फाइनेंशियल 17-18 में जो इकोनॉमिक और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो दोनों सेम है। यानी देखो 17-18 में जो 114 करोड़ है यही अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन था और यही इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन था। लेकिन 2018-19 में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 118 है और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन 166 है। तो हम क्या करते हैं, हम जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो हम जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है उसको प्लस कर देते हैं और जो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करते हैं। करंट ईयर टैक्स पेड कितनी है, 18 करोड़ की करंट ईयर की टैक्स पेड है। अब करंट ईयर में अब पेंडल में क्या होता है, जो पेंडल में जो हम टैक्स दिखाते हैं, ये जो टैक्स पेंडल में आ रहा है कितना 34.80 करोड़ का, ये क्या एक्रूअल बेसिस पे है। ये हमने इतना पे किया, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, इतना एक्रूअल बेसिस पे इतना बनता है, बट हमने एक्चुअल में पे कितना किया, सिर्फ 18 करोड़ का किया। डेफर टैक्स प्रोविजन इधर 1.50 करोड़ का बता रखा है। तो देखो डेफर टैक्स प्रोविजन जैसी और भी कई फालतू चीज़ें हैं जो फॉर्मूले में नहीं आती या फिर जो मेंशन नहीं की हुई है ईवीए कैलकुलेशन में, उन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते। तो मतलब आप इसको फुल्ली इग्नोर मार सकते हो, फुल्ली टोटल काट दो, ये भी काट दो। फिर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि प्रोविजन के बारे में बोल रखा है तो प्रोविजन से रिलेटेड एक नोट और नीचे दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर 9 करोड़ इन 2018-19 बैलेंस शीट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये क्या है, इस साल जो हमने क्रिएट किया है ये वो है। और ये क्या बता रहे कि बैलेंस शीट में जो प्रोविज़न है 2018-19 के एंड में वो कितना है 9। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर 2018-19 में जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है अगर वो 9 का है, प्रोविज़न है अगर वो 9 करोड़ का है और इसी साल 2018-19 में ही 4 करोड़ का और जो है प्रोविज़न बनाया गया था, यानी 4 करोड़ का प्रोविज़न और डाल करके इसकी जो टोटल प्रोविज़न की क्लोजिंग बैलेंस कितनी आई, वो 9 हुई। यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसमें प्रोविज़न की वैल्यू कितनी रही होगी, तो अभी टोटल 9 है और इस साल हमने 4 और डाल करके 9 बनाई थी। यानी इस तरीके से देखो आप, x + 4 = 9, तो x की वैल्यू क्या हुई 9 - 4 = 5। यानी पिछले साल जो प्रोविज़न है उसकी वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू क्या रही होगी, 5 रही होगी, ये है। तो इसका मतलब ये हुआ। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया है, जाहिर सी बात है, बोल रखा ना ये कि डेफर्ड रेवेन्यू है, कह रहा है कि 5 साल के लिए 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 5 साल तक के लिए बेनिफिट मिलेगा। बात यह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस साल कैश फ्लो में जितना दिखा रखा होगा हम उतना सीधा क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या करते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इस साल हमने एक्चुअल में इनकर किया है, मतलब कि जो कैश फ्लो में जो फिगर दिख रही होगी वो वाली हम उस फिगर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। पिंडल वाली फिगर नहीं लेंगे, क्योंकि पिंडल में तो हम एक लंबे समय तक थोड़े करके राइट ऑफ करते हैं, इसलिए हम पिंडल की फिगर नहीं लेंगे, बट कि जो कैश फ्लो में जो फिगर दिख रही होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, हम वो वाली फिगर लेंगे और ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट के रूप में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो, इक्विटी की दे रखी था 14% और डेट की प्री टैक्स दे रखी है। हमें क्या चाहिए था, डेट का हमें चाहिए था पोस्ट टैक्स, तो यानी 1 - टी कितना है 30%, टैक्स 30% है ना, देखो टैक्स का रेट 30% है, तो हमें पोस्ट टैक्स चाहिए था, तो 1 - 30%।
अब गियरिंग दे रखा है, गियरिंग का मतलब प्रपोर्शन दे रखा है। इक्विटी का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी का प्रपोर्शन कितना 45% और डेट का 55% रिक्वायर्ड। अब हमें निकालना ईवीए निकालना है, तो चलो हम ईवीए निकाल लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने निकाल लिया, ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये रहा 162। अब क्या करेंगे, अब हमने जो कुछ एडजस्टमेंट है हम वो कर देते हैं एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट वाले आइटम्स दे रखे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अदर नॉन कैश आइटम्स, ये सारी क्या है हमारी एडजस्टमेंट वाली आइटम्स है। तो अभी हम एडजस्टमेंट कौन सी आइटम्स की करेंगे, 2019 वाले की जो फिगर्स है उसकी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं D&D की। तो डी, पहला डी मतलब क्या हुआ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इस साल का कितना है, 24 है, ठीक है। ये वाली फिगर क्या है, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे जो है ये पिंडल वाली फिगर, जो पिंडल में इस साल हमने डाली है, और एक और जो एक्स्ट्रा डाली है पिंडल में वो है। लेकिन ये कौन सी है, जो टोटल इनकम हुई है, यानी कैश फ्लो वाली फिगर है। अगर ये यहाँ कहीं और कुछ नहीं लिखा तो हम इसको कैश फ्लो वाली फिगर डालेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि इसको हमने इस साल इतना अमाउंट राइट ऑफ किया, हम ये कहेंगे कि टोटल इतना ही जो है हमारा इनकम हुआ। ये कैश फ्लो वाली फिगर है, पिंडल वाली फिगर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्लस करेंगे, फिर एन यानी नॉन कैश आइटम्स। अब नॉन कैश आइटम्स एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, तो नॉन कैश आइटम्स कौन से हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और अदर नॉन कैश आइटम। तो पहले हम अदर नॉन कैश आइटम को प्लस कर देते हैं, 14 हमने प्लस कर दिया, ये 14। फिर और एक और नॉन कैश आइटम है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है इस साल कितना क्रिएट हुआ है, 4 का क्रिएट हुआ है, तो हमने इधर 4 लिख दिया। तो देखो जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है वो अब यहाँ पे पिंडल वाला लिखेंगे, यानी जब हम ईवीए निकालते हैं तो ईवीए में जब हम नोपैट निकालते हैं तो नोपैट में जो नॉन कैश आइटम्स होता है उसमें पिंडल वाली फिगर डलती है। लेकिन जब हम एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड डालते हैं, निकालते समय जब हम नॉन कैश आइटम डालते हैं तो जो क्लोजिंग, जो लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस था नॉन कैश आइटम का वो डालता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि नॉन कैश आइटम्स की जो फिगर है वो कौन सी आएगी, नोपैट में जो नॉन कैश आइटम्स की जो फिगर आती है वो आती है करंट ईयर जितना भी पिंडल में डेबिट हुआ है। और जब हम एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं तो उसमें जो नॉन कैश आइटम होते हैं उसकी फिगर कौन सी होती है, उसकी फिगर होती है कि जो अभी लास्ट ईयर जो गया है उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें उसकी वैल्यू कितनी आई थी नॉन कैश आइटम की, वो वाली फिगर उठाते हैं वहाँ से। तो हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा, नॉन कैश आइटम देखा। अब दूसरा डी से डेप्रिसिएशन, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा एडजस्टेड OPBIT। अब देखो इसमें 2 फिगर होगी, कौन सी फिगर, एक तो वो वाली फिगर, एक तो इंटरेस्ट की फिगर होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, तो इसमें एक तो इंटरेस्ट वाली फिगर होगी क्योंकि इंटरेस्ट अभी तक हमने माइनस किया नहीं है, और एक अदर इंटरेस्ट वाली फिगर होगी। तो इंटरेस्ट वाली फिगर के ऊपर टैक्स कितना बन रहा है 13.8, 30% टैक्स, और इसके ऊपर 30% टैक्स कितना बन रहा है 34.8। देखो यहाँ पे बन रहा है ना 34.8। लेकिन हमने टैक्स एक्चुअल में पे कितना किया, यहाँ पे लिखा है ना टैक्स हमने एक्चुअल में पे कितना किया, सिर्फ 18 करोड़ का। तो जब हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं तो हम टैक्स एक्चुअल जो हमने पे किया है हम वो लेस करते हैं, ना कि वो कि जो जितना एक्रू हुआ है। तो यहाँ पे हम टैक्स पेड लेस करेंगे, ठीक है, एक्रू नहीं करेंगे, और इंटरेस्ट का एक्रू वाला कर देंगे। अब फॉर्मूला ये टेढ़ा मेढ़ा है, मैं क्या बता सकता हूँ, इसी तरीके का टेढ़ा फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। फिर लेस कर दिया तो हमारा जैसे नोपैट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, WACC। WACC कैसे निकालता है, प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड into cost of equity plus proportion of debt in total capital employed into cost of debt after tax 1 minus t। तो इक्विटी का कितना वेट 45%, डेट का कितना 55%, तो ये 45% हो गया, ये 55% हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है
कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 14% और कॉस्ट ऑफ डेट है 6% प्री टैक्स है, तो हमें पोस्ट टैक्स रन करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने लिख दिया 14% और कॉस्ट ऑफ डेट था 6%, इसको हमने कन्वर्ट किया यानी 6% माइनस 30% किया, तो आंसर आ गया 4.2। तो अब इन दोनों को हमने प्लस इंटू किया, फिर जो फिगर आया इसको प्लस कर दिया, तो 8.61 का हमारा WACC आ गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट वाली फिगर्स हैं, एडजस्टमेंट वाले आइटम है, तो यानी हमें जो अपनी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो लास्ट ईयर हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो कितनी थी, यानी क्लोजिंग बैलेंस क्या था लास्ट साल का कैपिटल एम्प्लॉयड का, या फिर आज इस साल का ओपनिंग बैलेंस निकाल बोलने बात बराबर है। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या था 1495.00, तो 1495.00 एक ही बात है। और लास्ट साल का जो नॉन कैश आइटम्स था उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या था, ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब लास्ट साल का क्लोजिंग बैलेंस है ये। तो लास्ट साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या था, प्रोविज़न का क्या था 5, प्रोविज़न का क्या था ये देखो ये रहा 5, और नॉन कैश आइटम्स का क्या था, तो नॉन कैश आइटम्स का ये रहा 12। तो हमने और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या था नील, कुछ नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या है नील। तो डी से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा नहीं है, एन से नॉन कैश आइटम वो डाल दिया, और डी से फिर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्या है, डेप्रिसिएशन में बोल रखा है कि एज्यूम करो कि जो लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन और जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो सेम है, तो प्लस माइनस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो सेम ही आएगा, प्लस माइनस करोगे तो आपस में ही कट जाएगा वो। तो डी एंड डी हमने कर दिया, डी एंड डी जो आइटम्स है उसको एडजस्ट कर दिया। तो डी से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एन से नॉन कैश आइटम्स और डी से डेप्रिसिएशन, इसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी। तो हमारा एडजस्टेड ओपनिंग जो है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 1512। अब इसको इस फॉर्मूले में डाल दो सबको फिगर, तो हमारा जो ईवी कितना आ जाएगा 5.98 करोड़ का आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला हमने कर लिया। सेकेंड वाला करते हैं कि एसेस वेदर WUS कंप्लाई विद इट्स एक्सेप्टेबल ROCE लेवल। हमने चेक करना है कि क्या जो कंपनी ने जो 7% का जो ROCE का जो लेवल जो लगा रखा है WUS के ऊपर, क्या ये WUS उस लेवल को कंप्लाई कर रहा है। तो देखो तो कैसे निकालते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROCE, प्रॉफिट डिवाइड बाय ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट कितना है 95 आ रहा है ना, देखो इधर प्रॉफिट WDO के ऊपर लगाया ना, सिर्फ पूरे WUS के ऊपर थोड़ी लगाया है। तो इसका ओपनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है 95 आ रहा है, तो ये 95, और WDO का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो देखो 2098 का ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो क्लोजिंग है, ये ओपनिंग हो जाएगा, तो 1422। तो 1422 इंटू 100 करोगे तो 6.68, मतलब हाँ अभी भी ये जो लेवल जो गवर्नमेंट ने सेट किया उसके अंडर ही आ रहा है, उसको ब्रीच नहीं कर रहा, तो इसको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए तो देखो इसका जो EV है ये क्या नेगेटिव आ रहा है ना, तो अभी तो लॉस हो जा रहा है, तो इसको प्रॉफिटेबिलिटी इसकी इंक्रीज कैसे की जाए भैया। एक ही बात है, देखो आपके पास दो ऑपरेशन है। अब या तो आप गवर्नमेंट से बोलो कि भैया आप अपनी लिमिट हटाओ, मेरे को यहाँ पे जो है लॉस हो रहा है, मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट करना है, तो अपनी लिमिट आप या तो इंक्रीज कर दो या तो हटा दो, ठीक है। या फिर आप क्या करो यहाँ पे अपने जो कॉस्ट है वो कम कर लो ताकि आपको प्रॉफिट होने लगे। या फिर आप क्या करो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट करने लगो ताकि ओवरऑल जो है WUS उसका मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो मतलब आप ये 2-3 काम कर सकते हो।